हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो दोस्तों। सीटेट 2020 का ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पार्ट नंबर 7 है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे सीटेट 2020 का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की स्टडी करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, या बी कक्षा के समान छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, या सी उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, या डी उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आप लोग को, यानी उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी और उसके साथ तुलना करके। यानी कोई स्टूडेंट के का यदि हम लोग मूल्यांकन करेंगे तो जांचेंगे जो अभी जो है ये स्टूडेंट, उससे पहले उसकी क्या सिचुएशन में, कौन सी स्थिति में थी, कौन सी स्टेज में थी और अभी क्या थी और अभी क्या है, इसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग तुलना करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायक करता है या निर्णय करने में सहायक करता है, या सी क और ख यानी दोनों, यानी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक लिंक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अब बहुत अच्छा समय है, आप लोग सीटेट 2020 बहुत इसी साल निकाल लीजिए और 2021 में KVS की रिक्वायरमेंट आएगी ही, और उसमें आप लोग एपीआर ही होंगे, जिससे से सीटेट 2020 क्लियर हो जाएगा। तो और उसका भी प्रिपरेशन अच्छा से कर लीजिएगा, जिससे 2021 की जॉब आप लोग को आराम से लग जाएगी दोस्तों। तो मार्गदर्शन इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा आप लोग को सी, यानी स्वयं को मार्गदर्शन, यानी किसी को हम गाइडेंस करेंगे तो स्वयं को बेहतर तरीके से समझ में सहायक करता है, निर्णय करने में सहायक करता है, यानी ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, बी विद्यार्थी की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, या सी करके सीखने का सिद्धांत, या डी विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। बोल रहा है शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि का आधार कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, ऐसा नहीं, विद्यार्थी की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, या विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि का जो आधार होता है वो करके सीखने का सिद्धांत होता है। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के छोटे बच्चों को बाजार में खरीदारी करने और नकद भुगतान करने का व्यवहारिक अभ्यास कराने की दृष्टि से छोटा बाजार लगाने का आप आयोजन करते हैं। आप आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको इस आयोजन की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ए प्रधानाध्यापक की अनुमति न मिलने पर भी आप आयोजन करेंगे, क्योंकि यह आयोजन बच्चे को एक नया अनुभव देने के लिए है, या बी आप बच्चे को प्रधानाध्यापक के पास जाने और उनसे अनुमति मांगने के लिए उकसाएंगे, सी आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, या डी आप स्कूल के अन्य अध्यापकों को साथ लेकर शिक्षा विभाग के अफसरों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि प्रधान अध्यापक किस प्रकार के उनके मार्ग में दिक्कत पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कॉमेंट करो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा आंसर भी इसका डीप में है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। जी हाँ दोस्तों, वैसे इस क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगाऊंगा, आप लोग जानते होंगे इनका आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
वो सी, आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इन आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उन्हीं की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। यानी 127 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है। सामान्य बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से ना सीख सके। या सी, समान गति से सीखने वाले बच्चे की बौद्धिक आयु समान होती है। या डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। बोला कौशल विकास के संबंध में आपकी क्या राय है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से ना सीख सके, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाए। जबकि ए बोला है समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं, ऐसे बात बिल्कुल नहीं है। समान आयु के बच्चे ही समान गति से सीखते हैं, ये बात नहीं है। हो सकता है कि असमान आयु के बच्चे भी समान गति से सीख सके। और सी है, समान गति से सीखने वाले बच्चे की बौद्धिक आयु समान होती है, ऐसी भी बात नहीं है। समान गति से सीखने वाले हो सकते हैं बच्चे की बौद्धिक आयु समान से भी ज़्यादा हो या समान से भी कम हो। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं हो सकती है। गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, या अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, या डी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। दोस्तों जो लोग नहीं कर पाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा यानी छात्र में पढ़ने की प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी छात्र में पढ़ने के प्रति रुचि इंटरेस्ट कम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था पब्लिक स्कूल में, किंडर गार्डन में, या विकलांगों की शिक्षा में, या शिक्षा के प्रोजेक्ट विधि में। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा टाइम नहीं लूँगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा दोस्तों, यानी शिक्षा के यानी फ्रोबेल का जो योगदान था वो किंडर गार्डन में था। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है छात्रों की पढ़ाई के संबंध में मासिक रिपोर्ट अभिभावकों को भेजने से क्या लाभ होता है। कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश अभिभावक उन्हें देखते ही नहीं। बी, लाभ के बजाय हानि की आशंका होती है, क्योंकि कुछ अभिभावक रिपोर्ट देखकर शिक्षक से लड़ने के लिए स्कूल आ जा सकते हैं। बिल्कुल सही। सी, अध्यापक और अभिभावक के बीच छात्र की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है। या डी, छात्र के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट करें। दोस्तों सबसे पहले इसका जो निगेटिव है मैं उसको काट देता हूँ। बोला छात्र की पढ़ाई के संबंध में मासिक रिपोर्ट अभिभावकों के भेजने से क्या लाभ होता है। कोई लाभ नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है। लाभ कुछ होता है, लाभ के बजाय हानि की आशंका होती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। अध्यापक और अभिभावक के बीच छात्र की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है, बिल्कुल बात ये पॉजिटिव है, बिल्कुल और सही भी है। यानी अध्यापक और अभिभावक के बीच में छात्र के प्रगति से संबंधित किसी भी प्रकार की बातचीत हो सकती है जो छात्र के हित के दायरे में होगा, तो ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। डी देखते हैं, छात्र के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी सी और डी में से राइट आंसर कोई हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस देंगे जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो सी है, यानी अध्यापक और अभिभावक के बीच छात्र की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ।
अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि, यानी बुद्धि लब्धि परीक्षण IQ आंदोलन का अग्रदूत कौन था? अल्फ्रेड बिनेट, रॉबर्ट हटचिंस या एडलर या मारिया मोंटेसनरी? जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। बोल रहा है बुद्धि लब्धि IQ के IQ के आंदोलन का अग्रदूत कौन थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट, यानी IQ के जन्मदाता जो थे वो कौन थे? अल्फ्रेड बिनेट। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझेंगे? शिक्षक को प्रश्न कम से कम 2 बार दोहरा देना चाहिए ताकि कोई छात्र यह ना कह सके उसे प्रश्न सुनाई नहीं पड़ा। दोस्तों मैं 5 सेकंड वेट कर लेता हूँ, कृपया आप लोग भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। बी, प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने को कहिए। या सी, बेहतर है कि 2 संबंध प्रश्नों को एक में मिलाकर पूछा जाए। या डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों यदि प्रश्न एक बार आप लोग और पढ़ना चाहते तो मैं ये प्रश्न लेके आ गया। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को बी, यानी प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का कुछ टाइम देना चाहिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने को कहना चाहिए। बिल्कुल बात पॉजिटिव है, ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, या डी उपरोक्त तीनों। यानी 134 का क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। बोल रहे हैं निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या लाभ हुआ है? तो दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे निःशुल्क जो फ्री में एजुकेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, एक यानी वर्ष जो है 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, और एक क्लास 1 से 8 तक जो दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बालकों में साक्षरता बढ़ी है। ये बात भी बिल्कुल पॉजिटिव है, बालक बालिका दोनों में बढ़ी है, ये बात बिल्कुल सही। देश में साक्षरता बढ़ी है, जब ये बालक में बढ़ेगा तो क्या होगा, देश में बढ़ेगा, ये बात भी बिल्कुल पॉजिटिव है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता बढ़ी है, बिल्कुल बात सही है। ग्रामीण स्तर में पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था तो फ्री नहीं, एजुकेशन फ्री नहीं था गवर्नमेंट स्कूल में। हो सकता है किसी फ्री तो था लेकिन कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार का यदि पैसा लगता था उसमें तो प्रॉब्लम आती थी। ग्रामीण स्तर का बात कर रहा हूँ, तो इसमें भी साक्षरता बढ़ी, यानी तीनों बात सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तक पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, या अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा लिंक। जी हाँ दोस्तों, तो भाषा सीखने में जो सबसे बड़ी सहायक होता है वो होता है वार्तालाप के द्वारा, यानी एक दूसरे से वार्तालाप करके भाषा आसानी से सीखा जा सकता है दोस्तों। ना कि अखबार पढ़ लेंगे तो बहुत जल्दी सीख लेंगे, या पाठ पुस्तक पढ़ेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा, सहायक पुस्तक तो ऐसा भी नहीं होगा। यानी वार्तालाप करेंगे, हो सकता है अखबार में किसी भी प्रकार अदर लैंग्वेज का हो तो हम लोग ऐसे में अपना लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाठशाला में नित्य सब बच्चों का एकत्रीकरण और प्रार्थना जरूरी है क्योंकि इस समय पर सब बच्चे एक दूसरे से मिलने व बातचीत करने का अवसर पाते हैं। या बी, इस समय प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सूचना निर्देश दे सकते हैं। या सी, इससे समय की पाबंदी और अनुशासनबद्ध ढंग से लाइन में खड़े होने की ट्रेनिंग मिलती है। या डी, इससे पता लग जाता है कि कितने छात्र उपस्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, सब लोग कमेंट करके बताएं।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यानी इस समय बच्चे प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सूचना निर्देश दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, कोई छात्र लगातार काफ़ी समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप जानना चाहेंगे कि वह अनुपस्थित क्यों है, या बी वह किस वजह से अनुपस्थित होगा, या सी कोई प्रक्रिया नहीं होगी क्योंकि छात्र की उपस्थित या अनुपस्थित से कोई आपको लगाव नहीं है, या डी यह अध्यापक का काम नहीं है कि यह पता लगाए कि छात्र क्यों अनुपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, यदि कोई छात्र लगातार यदि कोई छात्र स्टूडेंट क्लास में अनुपस्थित रहता है तो इसकी आपकी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? आप जानना चाहेंगे कि वो अनुपस्थित क्यों है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए ही हो जाएगा। बी ए वैसे पढ़ लेते हैं, वह किसी वजह से अनुपस्थित होगा। फ्यूचर का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो गया है, ये निगेटिव है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये बात भी बिल्कुल निगेटिव है, ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। यह अध्यापक का काम नहीं है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्या आप इस पक्ष में है कि समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण हो क्योंकि ऐसे अवसर पर स्कूल में पढ़ाई की ओर ध्यान न देकर दिखावटी वातावरण बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, जिससे सफाई हो जाती है और सब काम पूरे हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बिल्कुल हम यही इसका मानते हैं। मैं और टॉपिक के नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, छात्र केंद्रीय शिक्षा का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, छात्र को मनमानी करने की छूट देना, या सभी छात्र को निःशुल्क शिक्षा देना, या शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना। जी हाँ दोस्तों, तो 139 का क्या राइट आंसर को दोस्तों लोग कमेंट करके बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा यानी ए, छात्र केंद्रीय शिक्षा का जो आशय है वो है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना ही छात्र केंद्रीय शिक्षण का एक आशय है। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, या समूह प्रवृत्ति को दबाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं। बोल रहा है खेल के माध्यम से यदि हम एजुकेशन किसी बच्चे को देंगे तो क्या होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा आप लोग को यानी मनोवैज्ञानिक। खेल के माध्यम से जो हम लोग शिक्षा देंगे वो एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, या खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, या खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके। बिल्कुल यह लॉजिकल टाइप का आसान क्वेश्चन है और इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को सीटेट 2020 की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एग्जाम में मिलेंगे ही। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें और हर एक क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो आराम से जो आंसर मिल रहा है उसको एक दो बार पढ़ लीजिए। आप लोगों को किसी भी प्रकार की पेन या कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर पढ़ लीजिए बस। तो खेल की शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ना कि खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर। ये हमारा तीनों रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें,
जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, या जिनका उत्तर देने के लिए जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोग को डी, जिनका उत्तर देने के लिए छात्र को कुछ थिंकिंग करना पड़े, वो सबसे बेहतर प्रश्न हो सकता है। यानी कक्षा में आप ऐसे ही प्रश्न पूछना चाहेंगे हम लोग, जो एक यानी प्रश्न देंगे, बच्चा को कुछ थिंकिंग करना पड़े और उसका आंसर दे। उसके बाद 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन, अभ्यास से याद होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, गृह का नियमित करने की आदत पड़ती है, या डी ज्ञान प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। बोल रहे हैं अभ्यास से क्या होता है, कौन सी बेनिफिट होती है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ये बी, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हमारा राइट आंसर। बोल रहा है याद होता है, याद बिल्कुल नहीं होता है, अभ्यास से याद नहीं होता है। गृह का नियमित करने की आदत पड़ती है, ये बात उतना पॉजिटिव नहीं है। ज्ञान प्राप्त होता है, ये बात भी निगेटिव है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। दोस्तों मैं 145 नंबर क्वेश्चन के साथ ही 144 नंबर क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो को लास्ट करूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी आप लोग को आज ही, आप लोग को हिंदी पेडागोजी की नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। तो इसीलिए आप लोग कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हिंदी की वीडियो अपलोड हो गई है। तो प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया, बेसिक शिक्षा को, या प्रोजेक्ट विधि को, या शिक्षा की खेल विधि को, या व्यवसायिक शिक्षा को। तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं। प्रयोजन बाद ने किसी जन्म, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बेसिक शिक्षा को, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आज ही जल्दी अपलोड होगी, वो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।